अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें जी, करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये आप लोगों का लेक्चर मैंने लिया करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलें जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि हम आज के ये टॉपिक में या फर्स्ट आउटलाइन जो है आप लोगों की, उसमें ये आपको सामने स्क्रीन पे टॉपिक नज़र आ रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये जो आपको सामने स्लाइड शो हो रही है, इसकी इधर मैंने बुक लिखी हुई है, तो आप लोगों ने ये बुक देख लेनी है, ठीक है। ये एडिशन आप इसका कोई भी 6, 7, 8, 9 जो भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो, आप लोग वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर जिस तरह बेसिकली हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब देखें, इंस्ट्रक्शंस जो होती है कौन देता है? यूज़र देते हैं, डेवलपर भी दे सकता है। डेवलपर कोडिंग के थ्रू देगा। आप अगर हम यूज़र हैं तो हम इवन के यहाँ पे कुछ क्लिक करें तो इट्स मीन मैंने कंप्यूटर को क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। जिस तरह मैं स्लाइड आगे पीछे कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। किसके थ्रू दे रही हूँ? सॉफ्टवेयर, या इसके पीछे कोई पीस ऑफ कोड लगा हुआ है जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जो आगे जा रही है कंप्यूटर के पास, और वो उसको उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए सॉफ्टवेयर की, इंस्ट्रक्शन डेट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर्स। अब ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसका मकसद है कि कोई ना कोई उसने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। जिस तरह पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, उसका मेन काम क्या है? स्लाइड्स बनाना। आप उसको अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर का, हर पीस ऑफ कोड का कोई ना कोई वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, और वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व किया जाता है। डाटा इनेबल दे परफॉर्म थ्रू, जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम डिफरेंट मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ डाटा स्ट्रक्चर में आप लोग डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, एल्गोरिदम डिफरेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। शॉर्ट वर्ड्स में आप इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताता है कि अब आपने ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है और क्या चीज़ उसे कही गई है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका था टॉपिक, जिसमें से पहले हमने डिस्क्राइब किया है सॉफ्टवेयर को। देन नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, जो बात की गई है, इज डेवलप और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस। अब मेन उन्होंने डिफरेंस बताया कि सॉफ्टवेयर को जो है हम डेवलप करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल की। मोबाइल जो है, एक बार कोई कंपनी उसको बनाती है, उसके बाद उसी तरह के मोबाइल्स बहुत सारे वो कंपनी बनाएगी, उसको मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर जो है एक बार बना लिया जाता है, उसको बार बार बनाना नहीं पड़ता, बल्कि उसी को कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर आप लोगों को समझ लग रही है ये डेवलप और मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब जिस तरह हार्डवेयर, एक एग्जांपल लें, कीबोर्ड है आपके पास, कीबोर्ड न्यू लिया, चल रहा था बिल्कुल सही, टाइम के साथ साथ उसकी कह लें कि एज ख़त्म होती गई, उस पर डस्ट पड़ी, उसके अलावा वो ख़राब हो गया, तो आप एक कोई नया ले आएंगे उसकी जगह पे। लेकिन सॉफ्टवेयर आप उसकी जगह पे वेयर आउट नहीं करते, बल्कि उसके अंदर अपडेशन करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, ठीक है। The industry is moving toward component-based construction. Most software continues to be custom-built. अब उन्होंने कहा बहुत से सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन होती है उनकी, मतलब पहले पूरे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, फिर उन पार्ट्स को उनकी अलग अलग कोडिंग की जाती है, लास्ट पे उनकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उनको जोड़ा जाता है। ये हम आगे चल के देखते हैं। ये SDLC है पूरा, मतलब आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये कुछ स्टेप्स के ऊपर सारी फॉलो करेगी। अच्छा, अब ये आपको सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है। पहले आप ये देख लें, हार्डवेयर की कर्व देखते हैं। जिस तरह अभी बात की थी कि हार्डवेयर को हम वेयर आउट कर सकते हैं, हार्डवेयर
ख़राब हो जाए तो हम नया लेके आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर ख़राब होता है तो उसके अंदर हम अपडेशन करते हैं, उसकी एरर्स को रिमूव करते हैं। तो ये देखें, इसकी कर्व देखें, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई कीबोर्ड माउस नया लिया आपने, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक साइड पे इस पे शो की गई है फेलियर रेट और एक साइड पे टाइम को शो किया गया। स्टार्टिंग पे जब लिया तो उसका फेलियर रेट जो था टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते गए उसका फेलियर रेट आपके लिए कम होता गया। फिर यहाँ पे आके आपका रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन जैसे ही उसको 10 साल 5 साल गुजरे, उस पर डस्ट पड़ी या वो उसकी एज जो थी वारंटी उसकी ख़त्म हो रही थी, तो फिर वो क्या था, उसकी फेलियर में इजाफा होता गया, मतलब उसकी कर्व ऊपर को जाती गई। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आप क्या करेंगे, उस कीबोर्ड की जगह पे नया कोई कीबोर्ड ले आएंगे। ठीक है, ये तो थी हार्डवेयर की फेलियर कर्व। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे आप लोगों को दो कर्व नज़र आ रही हैं। एक कह लें एक्चुअल कर्व जो अक्कर होती है, लेकिन एक है आइडियलाइज कर्व कि जिसके अंदर आइडियलाइज कर्व में हम इसको आइडियलाइज इसलिए बोला जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारी जो कर्व होगी या हमारे जो फेलियर होगा या उसकी नुकसान जो हमें होगा वो इतना कम होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो अक्कर होता है वो ये कर्व है। ये देखें, अब सॉफ्टवेयर नया आया है मार्केट में कोई भी, ठीक है, टाइम के साथ साथ वैसे जिस तरह हार्डवेयर की हमने बात की थी, इसका रेट कम होता गया है। रेट मीन यूज़र में जब कोई नई ऐप आती है आपकी किसी भी पब्लिक में, तो स्टार्टिंग पे अभी वो इतनी पॉपुलर नहीं होती, या फिर स्टार्टिंग पे उस पर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों यूज़र को, क्योंकि यूज़र यूज़ करेंगे तो वो ओनर को बताएंगे कि इसके अंदर क्या एरर्स हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ जब यूज़र उसको यूज़ करते हैं और जो डेवलपर्स उनकी एरर को रिमूव करते हैं तो वो उनका फेलियर रेट बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नए हार्डवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स को भी दोबारा से अपडेट करना पड़ता है। अगर वो अपडेट ना किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो कोई लिनक्स के लिए था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एरर करोगी। इसकी आप लोगों को अगर ना समझ लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स, ये आई थिंक पीए में होगी या फिर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन अगर हम डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है आपके सिस्टम के लिए, जिसका मेन काम है कि आपका सिस्टम ने टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है, उनकी कोऑर्डिनेशन, उन सारे टास्क को कंट्रोल करना जो है वो किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जस्ट कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हो या किसी स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप कोई भी गेम की एग्जांपल ले सकते हैं या आप लोग किसी ब्राउज़र की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पस के हों और सिर्फ साइंटिस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़र उनको यूज़ नहीं कर सकते। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेड सॉफ्टवेयर हम छोटे से किसी फंक्शन को कह सकते हैं, मतलब एक बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर जब कोई छोटा सा फंक्शन रन कर रहा होता है तो उस छोटे फंक्शन को एम्बेड कहा जाता है। अब आप लोग इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं ये ओवन की। ओवन के अंदर देखें, टाइमर लगाते हैं हम, टाइमर जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 2 मिनट का टाइमर लगाया, 2 मिनट के बाद ओवन पे कोई हॉर्न टाइम घंटी टाइप बजेगी, और या फिर आप वॉशिंग मशीन का अगर हम कह लें कि हमने टाइम लगाया हुआ है कुछ देर का, खुद ब खुद ही उतने टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ये क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर जो स्पेशली किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा रहा हो, जिसके थ्रू कोई प्रोडक्ट वगैरह बन रही है। वेब एप्स,
ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव लाइक कर सकते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन को वेब ऐप कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं ऐसी ऐप्स जो कलेक्शन हो वेबसाइट की भी और ऐप्स की भी। जिस तरह मेन आप एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक की, उसकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। इस तरह यूट्यूब है, उसकी भी वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है। और लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटेलिजेंट तो हो लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो आर्टिफिशियल है। जिस तरह रोबोट है, रोबोट क्या करता है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन जितनी भी हम देंगे वो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा। ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट तो है लेकिन ह्यूमन के ब्रेन की तरह वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी मर्जी से कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसी के अंदर टॉपिक आता है कि लेगेसी सॉफ्टवेयर के नाम से। लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा पुराने हो, बहुत अरसे से यूज़ किए जा रहे हो, उसको कहा जाता है लेगेसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखें सॉफ्टवेयर मैं कह रही हूँ कोई 20 साल वो पुराना है, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा चेंजिंग आई, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुए, डाटाबेसेस चेंज हुई, उनके वर्जन चेंज हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन सॉफ्टवेयर को भी तो अपडेट करना चाहिए ना। उनकी लैंग्वेज मैं कह रही हूँ कि कोई मशीन लैंग्वेज को उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा ईजी है हाई लेवल लैंग्वेज, तो देन उसको कन्वर्ट करना चाहिए, उसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए। वाई मस्ट इट चेंज, इसको हम क्यों चेंज करना ज़रूरी है, इसके अंदर चेंजिंग। फर्स्ट रीज़न जो है इसकी, टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी, जिस तरह हमने पहले ही बात की है, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आ रही है, तो इसलिए कंपल्सरी हो गया है कि आपको लेगेसी सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मस्ट बी इनहेंस टू इम्प्लीमेंट न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा देखें 20 साल बाद वही एक बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं ना हो सकती। अगर हम देखें बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की, आज से कोई 20-25 साल पीछे चले जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग होती थी पहले? नहीं होती थी। तो टाइम के साथ साथ क्या होती है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स या वो सॉफ्टवेयर जिनका है उनकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। सारी बात है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लोगों के थिंकिंग चेंज होती है, तो वहाँ पे फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स से भी चेंज आता है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी एक्सटेंडेड टू मेक इट। अब सॉफ्टवेयर को क्या लेंगे, उन्होंने कहा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेसेस जो हैं वो भी चेंज होती रहती हैं और उनमें भी अपडेशन होती है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी री आर्किटेक्ट टू मेक इट अवेलेबल विद इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी वेब ऐप्स की। वेब ऐप्स पहले भी मैंने बताया है कि जिसके अंदर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, या उसके अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं, या कोई भी लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा वो ऐप को आप वेब ब्राउज़र के थ्रू W3 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, तो उसको वेब ऐप्स बोला जाता है। जिस तरह फेसबुक एक ऐप है लेकिन आप उसको W3 के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको वेब ऐप बोला जा रहा है। अच्छा, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अ वेब ऐप रिजाइड्स ऑन अ नेटवर्क एंड मस्ट सर्व द नीड्स ऑफ अ डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट्स। कि वेब ऐप जो हो गया वो किसी ना किसी नेटवर्क पे होनी चाहिए और वहाँ से क्लाइंट्स या यूज़र जो है इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कॉन्करेंसी, वेब ऐप की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि बहुत से यूज़र्स को वो एक्सेस दे सकती हो। मतलब फेसबुक है, वहाँ पे कितने लोग उस फेसबुक को एक सिंगल टाइम के अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल लोड, अगर वहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाए टाइम के साथ साथ, वो ऐप जो हो उसको मैनेज कर सकती हो। परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस हम एक्सेस टाइम से भी ले सकते हैं कि अगर आपने कोई पेज सर्च किया है तो उसका टाइम कितना लग रहा है, वो लोड होने पे टाइम कितना ले रहा है। अगर जितना ज़्यादा टाइम होगा इट्स मीन उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी उस एप्लीकेशन की। अवेलेबिलिटी,
हर टाइम अवेलेबल हो वो एप्लीकेशन। ये नहीं है कि आप लोगों ने यूट्यूब ऐप ओपन की है, आपको दिन टाइम में वो मिल रही है लेकिन रात टाइम उसके कंटेंट्स ही नहीं शो हो रहे आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डाटा ड्राइवन। उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स या हाइपर लिंक्स या लिंक्स जो शो होते हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करें तो आपको आगे फर्दर डाटा भी शो हो। ये ना हो कि जस्ट लिंक लगे हुए हैं लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक करी जा रहे हैं, यूज़र उसके ऊपर टच कर रहा है, आगे से उसे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। कंटेंट सेंसिटिव, वहाँ पे जो कंटेंट दिए गए हों या वहाँ पे जो डाटा दिया गया हो वो इस फॉर्म में हो या ऐसी शक्ल में दिया गया हो कि यूज़र को इजी लगे उसको समझना या उसको पढ़ना। कंटिन्यूस इवोल्यूशन, टाइम के साथ साथ उसके डाटा में भी चेंजिंग आनी चाहिए या उस एप्लीकेशन में भी चेंजिंग आनी चाहिए। इमीडिएसी, डाटा को एक्सेस करने या कोई भी यूज़र अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो उसे इमीडिएटली एक तौर पे एक्सेस कर रहा हो। सेकंड नंबर पे द कंपेलिंग नीड टू गेट सॉफ्टवेयर टू मार्केट क्विकली, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती है उस एप्लीकेशन को लेके, जिस तरह अब देखें कि व्हाट्सएप की कोई न्यू वर्जन आता है, आप लोग इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर पे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ लोग उस वर्जन को लाइक कर रहे होते हैं, कुछ लोग हर कोई अपना अपना रिव्यू दे रहा होता है। तो नेक्स्ट जब कोई अपडेशन की जाती है तो वो क्या करते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, कमेंट्स को देखते हैं कि क्या इसके अंदर लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो जो यूज़र रिक्वायर करे उसको कोशिश करें कि कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में उसको कंप्लीट करके यूज़र को हैंड ओवर किया जाए। सिक्योरिटी, वेब एप्स जो है सिक्योरिटी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे, ये ना हो कि यूज़र का डाटा जो हो वहाँ पे लीक हो रहा हो या हैक हो रहा हो। एस्थेटिक्स, जो भी डाटा वहाँ पे सामने शो हो रहा है या उसके कंटेंट्स जो है वो इस तरह के हो कि यूज़र को इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रही हो, यूज़र उसको देख के कंफ्यूज ना हो, कम्प्लेक्सिटी ना हो वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये तो सॉफ्टवेयर और वेब एप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिस तरह आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सुना है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, सिविल की अगर हम बात कर लें तो बिल्डिंग्स बनाना, इंजीनियर क्या करेगा, बिल्डिंग्स बनाएगा। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि ऐसा डेवलपर या इंजीनियर जो कोड बनाएगा या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज को यूज़ करेगा, तो उस को हम कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देंगे। अच्छा, रियलिटीज़ अब यहाँ पे कुछ बताई गई हैं कि एफर्ट शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज़ डेवलप। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आपको प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। लोग क्यों इसकी तरफ मूव हुए, ये क्यों सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। अब पहले उन्होंने जो डेवलपर्स थे उन्होंने इन्वायरमेंट को स्टडी किया कि यूज़र को जो करंटली इन्वायरमेंट था उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम ये थी कि यूज़र को खुद मार्केट जाना पड़ रहा था, ट्रैवल पे कॉस्ट आ रही थी और टाइम भी वेस्ट हो रहा था। तो ये क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो डेवलपर ने सोचा कि अब नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर शॉपिंग तो हो लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जाए। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो मस्ट ये है कि आपको प्रीवियस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो सल्यूशन होगा वो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन अगर इसकी देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज़ ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकली, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमने क्या करने हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे रूल्स, ऐसे मेथड्स को फॉलो करना है जो इकोनॉमिकली भी आपके लिए बेटर हो, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आ रही हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और उन रूल्स को या उन मेथड्स को जब आप अप्लाई करें उसके बाद जो सॉफ्टवेयर बने उसके अंदर ये
फीचर्स हों कि वो रिलायबल हो, इफ़िशेंट हो। IEEE ने भी एक इसकी डेफिनेशन दी है, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन क्वान्टिफाइबल अप्रोच, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप मेथड तो अप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरह के मेथड अप्लाई करेंगे, सिस्टमेटिक होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, क्वान्टिफाइबल होने चाहिए। क्यों हम ये अप्लाई करेंगे ऐसे मेथड? टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। मेथड हम इसलिए अप्लाई करेंगे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या उनके ऑपरेशंस को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद टाइम गुजरने के साथ साथ उसके अंदर अपडेशन भी की जाए, मतलब उसको मेंटेन भी किया जाए। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक लेयर टेक्नोलॉजी बताई गई है कि मेन इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये 4 बातें नोट करनी है जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये 4 चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, क्वालिटी फोकस। सॉफ्टवेयर जो बने उसकी क्वालिटी को पहले नंबर पे मेजर किया जाएगा, ठीक है, कि क्या कौन सा मेथड, क्या चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो होगी हमें मैक्सिमम मिलेगी। क्वालिटी मीन यूज़र आपका सेटिस्फाइड हो। डेवलपर अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो यूज़र को इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो इट्स मीन उसकी क्वालिटी ज़ीरो है। ये देखिए, अगर हम किसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, कोई शैम्पू, कोई कुछ भी सॉप या लोशन आता है मार्केट में, तो कंपनी उसका सैंपल दे देती है। सैंपल का मकसद क्या होता है? यूज़र को दें, यूज़र से उनके रिव्यूज़ लें कि उसको कितने % उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। अगर तो उसको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं अच्छी लग रही तो उसको क्या किया जाएगा, उसके अंदर चेंजिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है क्वालिटी फोकस का। उसके बाद है प्रोसेस मॉडल। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम मॉडल्स लेंगे, जिसके थ्रू मॉडल क्या करेगा, हमें बताएगा कि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके अंदर आपने कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स आप लोगों ने आगे चल के पढ़ने हैं ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो मस्ट इनको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे हमने क्वालिटी देखनी है कि सॉफ्टवेयर अगर बनाए तो हमारी वहाँ पे कौन सा मेथड या कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे तो क्वालिटी हमारी मैक्सिमम हो। सेकंड नंबर पे हमने मॉडल को डिसाइड करना है। थर्ड नंबर पे मेथड्स मीन कि छोटे छोटे टास्क जो परफॉर्म करेंगे हम, कोई ना कोई स्टेप जो होगा। जिस तरह हम कह लें कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके अंदर अगर हम सिक्योरिटी को ले लें तो क्या ऐसा वहाँ पे कोड लिखेंगे कि सिक्योरिटी लीक ना हो। उसके बाद लास्ट में टूल्स, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज को सी को हमने यूज़ करना है तो उसके लिए टर्बो सी का हमने एक टूल ले लिया है, या फिर आप लोगों ने कोई पिक्चर वगैरह की एडिटिंग करनी है, कोरल ड्रा को हमने लिया है, या कोई भी एडोब को लिया है। तो ये डिफरेंट टूल्स अगर यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाना जो होगा ईजी हो जाएगा। देन है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ टर्म्स बताई गई हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को हम कह सकते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शन एंड टास्क दैट आर परफॉर्म टू क्रिएट प्रोडक्ट। एक प्रोसेस क्या है? इसके अंदर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, एक्शंस भी आते हैं एंड टास्क भी आते हैं। इन सब को अगर मिलाया जाए तो इसको हम प्रोसेस कहेंगे। और ये प्रोसेस हम परफॉर्म क्यों करेंगे? कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट जो होगी सॉफ्ट फॉर्म में होगी, मीन सॉफ्टवेयर जो है उसको हम एक प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये तो हमने कह दिया कि प्रोसेस जो है इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शन एंड टास्क है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिविटी क्या है? आप इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अभी आपने कोई टास्क नहीं परफॉर्म किया, मतलब अभी आप अपने सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ नहीं गए, बल्कि उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप परफॉर्म करें, कुछ टास्क जो आप परफॉर्म करें, उसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले
आपने प्रॉब्लम को स्टडी करना है। तो वो जो प्रॉब्लम को स्टडी हमने किया है वो एक एक्टिविटी है। अभी हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं कोई टास्क परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आप ऑनर भी कह सकते हैं, यूज़र भी कह सकते हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपने कम्युनिकेशन करनी है स्टेक होल्डर के साथ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप हमसे किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, आप एज अ डेवलपर उनके सामने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का अगर आप लोगों को नहीं पता चले तो आप लोग पूछ सकते हैं। एन एक्शन, एक्शन क्या चीज़ है? अब कह लें कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम स्टार्ट हो गया है तो उससे रिलेटेड जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेशन तो हमने कर ली, रिक्वायरमेंट्स आ गई हमारे पास, अब मैंने उसकी प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी बना ली। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आपने कोई घर बनवाना है, तो आपने किसी आर्किटेक्चर को कहा है उसका नक्शा बनाने के लिए, तो आप यूज़र हैं, आपने उसको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, आपने उसके साथ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन करने के बाद अब वो क्या करेगा, उसका एक स्केच बनाना स्टार्ट कर देगा, डिज़ाइनिंग उसकी बना देगा। तो वही डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व हो रही है आपकी बिल्डिंग बनने में, ठीक है। इसी तरह जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी भी पहले डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व होती है आगे सॉफ्टवेयर बनने में, ठीक है। अगर कोड जनरेट किया जाता है, कोड लिखा जाता है, तो वो भी डिज़ाइनिंग से देख के। ये आप लोगों ने स्टेप्स आगे अभी फर्दर पढ़ने हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक्शन की समझ लग रही है, एक्टिविटी थी, अभी हमने प्रोजेक्ट पे काम नहीं स्टार्ट किया, बल्कि उससे पहले कुछ जो हमने टास्क परफॉर्म किए हैं, जस्ट प्रॉब्लम्स को देखा है या फिर रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, लेकिन अब हमने उन पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, उसके सोल्यूशन के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, वो था एक्शन। टास्क क्या है? बेसिकली आप एक्शन को कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टास्क, ठीक है। टास्क फोकस ऑन अ स्मॉल बट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। टास्क क्या है? कोई स्मॉल पीस ऑफ वर्क होगा, लेकिन उसका अपना भी कोई अलग से कोई हिस्सा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस तरह पहले बात की थी कि प्रॉब्लम्स को हमने डिवाइड कर देना है, या सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जब वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसकी लास्ट पे की जाती है टेस्टिंग। जिस तरह एक सैंपल आया, तो सैंपल जो है यूज़र को दे दिया, यूज़र ने उसकी की टेस्टिंग। टेस्टिंग किस वजह से की? उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी लास्ट पे होती है टेस्टिंग, कि उसमें से जो एरर्स वगैरह हैं उसको रिमूव किया जाए। तो अगर मैं पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को ओवरऑल टेस्ट कर रही हूँ तो देन वो एक्शन होगा। लेकिन उसके मैं अलग अलग पीस को, अलग अलग एक्शन को, अलग अलग फंक्शन को मैं टेस्ट कर रही हूँ तो वो होगा टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस, ये इसी टॉपिक के अंडर आ रहा है, प्रोसेस फ्रेमवर्क। इसके आगे 2 फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। ये बेसिकली यही वो स्टेप्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, या इसको हम SDLC भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें किन किन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, वो है एक SDLC। सबसे पहले कम्युनिकेशन, यूज़र के साथ, जिसने डेवलपर से सॉफ्टवेयर बनाना है उससे इंटरेक्शन करें, उससे पूछें जी आपको इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम नज़र आई जिसकी वजह से आप इस सॉफ्टवेयर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा आपको। प्रॉब्लम बताने के बाद सॉल्यूशन में आपसे पूछेगा भी और आपको बताएगा भी कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इस तरह का बने, मेरे यूज़र्स जो हों इस तरह से इसको यूज़ करें। तो बेसिकली कम्युनिकेशन में हमने सॉफ्टवेयर के लिए गैदर करनी है रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं आपके पास, अब यूज़र ने आपको सारा कुछ बता दिया है कि ये एक पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, आपने मुझे ऐसा बना के देना है कि उसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकूं, उसके अंदर कलरिंग भी हो, उसके साइज में भी
इंक्रीज़ भी हो रहा हो, डिक्रीज़ भी हो रहा हो, उसका फ़ॉन्ट स्टाइलिंग भी हो। तो ये क्या है, यूज़र ने बता दिया डेवलपर को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये हुआ है कम्युनिकेशन में, डेवलपर के पास अब आ गई हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके सामने आ गया कि उसने एक्चुअल में काम परफॉर्म क्या करना है। अब वो सेकंड फेज में करेगा प्लानिंग, वो रिक्वायरमेंट्स को अपने सामने रखेगा। पहले जब यूज़र ने रिक्वायरमेंट बताई तो वो उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में साथ साथ लिखता जाएगा, और प्लानिंग में उसने देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो मुझे पहले परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा ऐसा टास्क है जो बाद में परफॉर्म करूं, और कौन सा टास्क मेरे लिए पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, जिसको मैं स्किप कर दूं। तो वो प्लानिंग फेज में उसने डिसाइड कर लेना है। ठीक है, उसने टिक कर लिया कि मुझे 10 टोटल रिक्वायरमेंट्स थी, 1 नंबर वाली में परफॉर्म कर लूँगा, 2 वाली भी कर लूँगा, 3 वाली मुझसे परफॉर्म नहीं होगी, उसको साइड पे कर दिया, 4, 5 इसी तरह। ठीक है, जो नहीं परफॉर्म हो रही होंगी उससे, तो उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन वो सोच लेगा कि इसकी जगह पे मैं ये टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। प्लानिंग हो गई। अब क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करनी है पहले सॉफ्टवेयर पे। मॉडलिंग, अब आएंगे उसकी डिज़ाइन की तरफ। आप उसका क्या बना लें, डिज़ाइन बना लें, स्केच बना लें। जिस तरह घर का कोई पहले स्केच बना लिया जाता है, पहले जस्ट हम प्लानिंग करते हैं कि हमने घर में 5 रूम बनाने हैं, किचन बनाना है, इस तरह जो भी एक्सेट्रा। लेकिन जब हम उसको ड्रा करते हैं कि यहाँ पे ये वाला रूम बने, इसके साथ एक किचन हो, इसी तरह जो भी, तो वो उस स्केच को क्या हम कह देंगे, मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग के अंदर क्या आते हैं, 2 फेजेज हैं इसके फर्दर। एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग फेज पे जो मैंने रिक्वायरमेंट सेलेक्ट की उसका क्या किया, दोबारा से एनालिसिस, दोबारा से पढ़ा उसको एक बार कि इसमें से मैं देखूं कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसका डिज़ाइन मुझसे बनेगा, और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसका डिज़ाइन बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, समटाइम हो सकता है कि डेवलपर जो हो वो ही ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, 1 से लेकर लास्ट तक। लेकिन मोस्टली क्योंकि सॉफ्टवेयर पे टास्क काम जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन, यूज़र से कम्युनिकेशन के लिए अलग बंदे को हायर किया जाता है, प्लानिंग फेज के लिए अलग, मॉडलिंग में डिज़ाइनर को यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन फेज में डेवलपर आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डेवलपर ही सारा टास्क परफॉर्म करे। तो बात कर रहे थे, हमने एनालिसिस कर लिया रिक्वायरमेंट्स, हमने अब कह लें कि जो कंपल्सरी हमने चूज़ करनी है रिक्वायरमेंट्स, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। ठीक है, प्लानिंग वाले में चेंजिंग हो सकती है, यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट कर ली है उसकी बेस पे आगे सारी ये हमारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब जो हमने रिक्वायरमेंट सेलेक्ट की उसका बना लिया स्केच, उसका बना लिया डिज़ाइन कि ये एक पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके ऊपर ये वाले बटन्स लगे होंगे, यूज़र इसको क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स, कौन सी विंडो सामने आएगी। तो ये सारा इस तरह हमने एक डायग्राम की फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बना ली। अब आना है हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब डेवलपर ने डिसाइड करना है उसने किस लैंग्वेज को इसके अंदर बनाना है, या अगर यूज़र ने उसको बताया कि मुझे इस लैंग्वेज में चाहिए तो वो डेवलपर उसको उसी लैंग्वेज में बना के देगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, कोड जनरेशन। फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके अंदर डेवलपर में देखना है कि ये प्रॉब्लम जो थी इसका सलूशन जो है मैंने किस तरह से कोड लिखना है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वो क्या करेगा, कोड जनरेट कर देगा। उसने टर्बो सी को यूज़ किया, एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर क्या था, किसी स्टूडेंट के मार्क्स को शो करवाना था, तो उसने देखा कि मैं मार्क्स को किस तरह से शो करवा सकता हूँ, क्या मैं कोड लिखूँगा, क्या कंडीशन लगाऊँगा, कोड जनरेट होगा और ये सल्यूशन भी सामने आए। ठीक है, कोड जनरेट हो गया। और आप लोगों को याद होगा कि ये हमने सी के अंदर कंपाइलिंग करते हैं, कोड लिखने के बाद कंपाइलिंग की जाती है। कंपाइलर क्या करता है, एरर्स को फाइंड आउट करता है। ठीक है, एक तो उसको कन्वर्ट करता है, और सेकंड नंबर पे उसकी क्या होती है, कंपाइलिंग होती है। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही बात की जा रही है, उसकी टेस्टिंग होगी। अगर तो उस कोड को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हर एक यूनिट की पहले अलग से टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्टिंग के बाद उन सब को आपस में जोड़ने के बाद पूरे सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। पूरा सिस्टम जब टेस्ट हो गया, उसमें से एरर्स रिमूव हो गई,
अब वो ओके है सैम्पल सारा, अब वो सारा सॉफ्टवेयर बन गया है। अब आप यूज़र को डिप्लॉयमेंट कर दें, डिप्लॉय कर दें, यूज़र को हैंड ओवर कर दें कि ये अब आपका सॉफ्टवेयर बन गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़र के पास वो चला जाता है सॉफ्टवेयर। यूज़र अगर तो सेटिस्फाई है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इनमें से हमें किसी स्टेप से दोबारा चेंजिंग करना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इनको इसलिए बोला जाता है, जिस तरह छतरी हम इसको बोलते हैं, अम्ब्रेला क्या करती है कि रेन हो रही है तो वो आपको रेन से बचाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम ये परफॉर्म कर लें तो इसकी वजह से हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर जो होगा उसको टाइम के साथ साथ मैनेज किया जाए। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, उसके अंदर जो भी हम कोड जनरेट कर रहे हैं उसका बार बार रिव्यू किया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया जाए, देखा जाए कि कहीं पे हम कोई ना कोई गलती तो नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है आप उसको हर लिहाज से श्योर करें कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो यूज़र को पसंद आएगी। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगर चेंजिंग आती है टेक्नोलॉजी में तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर में भी आप अपडेशन करके देंगे। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं या उसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं और कोई नया सॉफ्टवेयर बना सकें। मेजरमेंट, उसकी क्वालिटी को मेजर करना इजी हो, क्वालिटी या उसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हैं एक्सेस टाइम के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट, अगर उसके अंदर कोई रिस्क आ रहा है, कोई एरर आ रही है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता हो। अच्छा, उसके बाद है अडेप्टिंग अ प्रोसेस मॉडल। ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा शायद। अडेप्टिंग अ प्रोसेस मॉडल, सबसे पहले नंबर पे द ओवरऑल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शंस एंड टास्क एंड अब ये देखिए यहाँ पे अगर हमने कोई भी मॉडल अप्लाई करना है तो मॉडल अगर अप्लाई किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल को मैं कह रही हूँ मैंने अप्लाई किया है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर के ऊपर वाटरफॉल मॉडल ही अप्लाई किया जाएगा, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई मॉडल को अप्लाई किया जाता है। तो वो बात की जा रही है कि हर एक मॉडल में जो एक्टिविटीज़, एक्शंस और टास्क डिफरेंट होंगे। अब देखें, एक सॉफ्टवेयर बन रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का, दूसरा सॉफ्टवेयर बन रहा है कोई सोशल मीडिया, दोनों के टास्क में या एक्शन में डिफरेंस तो होगा ना। द डिग्री टू विच एक्शंस एंड टास्क आर डिफाइंड विद इन ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी। उसके अलावा अगर उन्होंने कहा कि आप मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बताएं भी कि ये मॉडल के अंदर कितने टोटल एक्शंस या टास्क परफॉर्म होंगे। द डिग्री टू विच वर्क प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिक्वायर्ड, द मैनर विच क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड। उसके अलावा अगर आप क्वालिटी इंश्योरेंस आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। द मैनर इन विच प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड, अगर वहाँ पे कोई एरर वगैरह अक्कर हो रही है तो आप उसको किस तरह से ट्रैक करें, उसको कंट्रोल किस तरह से करें या उसको रिमूव किस तरह से करें, ये भी आपने साथ बताना है। द ओवरऑल डिग्री ऑफ डिटेल एंड, अब यहाँ पे बताया गया कि आपने ये भी बताना है कि टोटल प्रोसेसेस वहाँ पे कितने यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी डिग्री में इनके कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। द डिग्री टू विच द कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट, अब वो प्रोजेक्ट जिनके लिए आप बना रहे हैं वो टोटल आपके स्टेक होल्डर्स कितने हैं, उनके साथ यूज़र्स कितने इन्वॉल्व होंगे। वो सॉफ्टवेयर अगर कल को मार्केट में आता है तो उसके यूज़र, नंबर ऑफ यूज़र क्या है। द डिग्री टू विच टीम ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल्स आर प्रिस्क्राइब, उसके अलावा अगर एक सॉफ्टवेयर टीम या एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक टीम पूरी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे बताया जाए कौन से बंदे का क्या काम होगा। जिस तरह मैंने पहले बात की कि प्लानिंग के लिए हमने अलग से कोई पर्सन हायर कर लिया है, मॉडलिंग करने के लिए कोई डिज़ाइनर को हायर कर लिया है, इस तरह कोड करना है तो उसके लिए डेवलपर होगा,
टेस्टिंग करनी है उसके लिए कोई टेस्टर टीम होगी। ठीक है, तो हर स्टेप के लिए हमने बता देना है कि किस टीम का क्या टास्क है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ लगी हो तो आप लोग फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।